Hello friends, so now let's come to the chapter 21 of ancient Indian history and we have finished Gupta Empire. Gupta Empire का क्या कल्चर था, क्या उनके टाइम पे इवॉल्वमेंट हुआ था, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी गुप्ता एम्पायर में, ठीक है, गुप्ता के आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब मैंने गुप्ता में डेक्लाइन में एक फीचर पढ़ाया था कि क्यों उनका डेक्लाइन हुआ था। तो एक रीज़न ये भी था कि राइज ऑफ फ्यूडेटरीज बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो वो हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ की फ्यूडेटरीज राइज हुई थी जिसके कारण गुप्ता एम्पायर फॉल हुआ था। अब स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न इंडिया की अगर बात करें तो जो हमारा बंगाल वाला पार्ट हो गया, ईस्टर्न मध्य प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, ब्रह्मपुत्र वाला पार्ट हो गया, बांग्लादेश वाला पार्ट हो गया, तो वहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टीज आई थी, वहाँ पे कैसे सिविलाइजेशन स्प्रेड हुआ, हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साइंस ऑफ सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो कोई भी सोसाइटी, कोई भी एम्पायर कब सिविलाइज्ड कहलाता है, उसके 5-6 रीजन है। पहली, कब सिविलाइज कराता है कि उनको आर्ट ऑफ राइटिंग पता हो, लिखना पता हो, तब वो सिविलाइज्ड कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल आजकल लिटरेट पर्सन को भी बोला गया है कि एटलीस्ट लिटरेट उन्हें बोला जाएगा एटलीस्ट वो 3rd क्लास के स्टैंडर्ड या 2nd क्लास के स्टैंडर्ड की बुक पढ़ पाएँ या लिख पाएँ, तो दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ राइटिंग। अगर पता होगा तो आप सिविलाइज्ड कहलाओगे। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, जो भी सिस्टम है वो टैक्स का सिस्टम है, ऑर्डर का है, तो उसको मेंटेन करना आना चाहिए आपको। तीसरा है कि सोशल क्लासेस होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए प्रीस्टली, एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोड्यूसिंग फंक्शन में। और अबव ऑल की अगर बात करें, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सोसाइटी को इनफ प्रोड्यूस करना चाहिए, ना कि सिर्फ जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके खाने के लिए, बल्कि जो नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो वो सोसाइटी क्या कहलाएगी? सिविलाइज सोसाइटी कहलाएगी, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे, ये ईस्टर्न इंडिया की अगर बात करें तो बहुत लेट डेवलप्ड हुए। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिला मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जैसे 4th सेंचुरी तक हमको कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला। बट 4th से 7th सेंचुरी में यहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टीज डेवलप हुई ये ईस्टर्न वाले पार्ट में। और कैसे डेवलप हुई? बिकॉज रूरल इकोनॉमी का डिफ्यूजन हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगा, स्टेट सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, सोशल क्लासेस हमारी ईस्टर्न मध्य प्रदेश, ईस्टर्न बंगाल, साउथ ईस्ट बंगाल, आसाम में मिली। तो ये सब कहीं ना कहीं किससे इंडिकेट किया गया? इंस्क्रिप्शन जो हमको मिले, कहीं ना कहीं हमको इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, उसी से हमको पता चलता है कि सोसाइटी ईस्टर्न इंडिया में कैसे आई। अब उसमें ये मेंशन था कि जो भी लैंड ग्रांट्स देते थे फ्यूडेटरी प्रिंसेसेस जो थे, फॉर एग्जांपल गुप्ता पीरियड पे हमने देखा कि लैंड ग्रांट्स बहुत ज़्यादा दिया गया ब्राह्मण्स को, बुद्धिस्ट मंक्स को और बहुत सारे टेम्पल्स को दिया गया, जिसके कारण जो है वो टेम्पल ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट हो गए, वो हमारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने और उन्हीं के कारण जो है पूरा सिविलाइजेशन स्प्रेड हुआ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा साइन ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है, क्या रीजंस हैं और कैसे हमारा ईस्टर्न इंडिया में सिविलाइजेशन आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम है दैट इज़ उड़ीसा में जो डेवलप हुआ, दैट इज़ कलिंगा। हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे। बट उड़ीसा को कलिंगा बोला गया, कोस्टल उड़ीसा जो था उसको कलिंगा बोला गया। और वो प्रोमिनेंस कब आए? अशोका के टाइम पे आए, क्योंकि किंग खारवेला जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे जो अशोका के टाइम पे थे। और किंग खारवेला का एक इंस्क्रिप्शन है दैट इज़ हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे नहीं मेंशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कलिंगा में मिलता है। और किंग खारवेला जो थे वो जैनिज्म के फॉलोअर थे, ठीक है। तो इन द 1st and 2nd सेंचुरी एडी पार्ट ऑफ उड़ीसा जो था वहाँ पे पर्ल्स, इवरी और मसलिन का ट्रेड करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन हुई जो कि शिशुपालगढ़ में हुई। और कहाँ की साइट है ये? कलिंगा नगरी की साइट है। कलिंगा नगरी एक्चुअली किंग खारवेला की कैपिटल थी, ठीक है, जो भुवनेश्वर के 60 मीटर डिस्टेंस पे थी। और उससे हमको पता चलता है कि रोमन एम्पायर के साथ उनका ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा था। फिर 4th सेंचुरी में हमने देखा कौशाला और महाकंतारा जो थे वो समुद्रगुप्त ने अपने अंदर ले लिया। समुद्रगुप्त कौन थे? गुप्ता रूलर थे, ठीक है। फिर सेकेंड हाफ जो था 4th सेंचुरी और 6th सेंचुरी के बीसी में उड़ीसा में 5 किंगडम ऐसे आइडेंटिफाई किए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला था मराठास, जिसको पितृ भक्तास भी बोला गया, जो कि महानदी और कृष्णा रिवर के पास था। फिर उनके जो कंटेम्प्रेरी थे वो हमारे थे वशिष्ठ,
नलास एंड मानस, ठीक है। अब वशिष्ठ जो थे वो आंध्र प्रदेश वाला रीजन रूल करते थे, नालास जो थे वो महाकंतारा वाला रीजन रूल करते थे, और मानस जो थे वो जो कोस्टल एरिया था बियॉन्ड महानदी रिवर वो वाले एरिया को रूल करते थे। अब ये सारे जितने भी 4-5 हमारे आए किंगडम्स, वो उनका खुद का टैक्सेशन सिस्टम था, उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, उनका खुद का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम था। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें नालास की, तो उन्होंने नालास और मानस की उन्होंने एक अपना सिस्टम ऑफ कॉइनेज डेवलप किया था, और हर किंगडम जो है वो ब्राह्मण्स को फेवर करते थे और वैदिक सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे। इसी पीरियड में नालास के गोल्ड कॉइन्स मिले, जो कि बस्तर, सिर्फ हमको उसी एरिया में नहीं मिले, बस्तर जो एरिया है मध्य प्रदेश का वहाँ भी मिले। गोल्ड मनी जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सिस्टम को हेल्प की, जिसके कारण लार्ज ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाए। और मानस जो थे, मानस जो किंगडम था, वहाँ पे कॉपर कॉइन्स इशू किए गए। अब ये कहीं ना कहीं न्यू फिस्कल यूनिट रूरल एरियाज़ में बढ़ाने की बात कर रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ गया। अब मराठास की अगर बात करें, मराठास बोल रही हूँ, सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी, मथारस की अगर बात करें तो उनको महेंद्र भोग, इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया था महेंद्र भोग, और दंत्या वागुभोगा जो है एक डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, और ये लोग अग्रहाराज लैंड ग्रांट करते थे। अग्रहाराज मतलब होता है कि जो भी एंडोवमेंट्स वो देते थे, लैंड और इनकम जो था वो विलेजेस से कलेक्ट करके रिलीजियस पर्पसेस के लिए ब्राह्मण्स को दिया जाता था और बुद्धिस्ट्स को दिया जाता था, ठीक है। और अब लैंड ग्रांट्स दिया जाता था तो मेनली वेस्टफुल लैंड दिया जाता था, बट वो लैंड जो है कल्टिवेशन के अंदर आ जाता था और बेटर मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस किया जाता था, और बहुत सारे सीजन्स के बारे में भी जाना जाता था, ठीक है। अब कोस्टल एरियाज जो था उड़ीसा का, सर्टेनली वो 3rd सेंचुरी बीसी से हम जानते हैं, और इंस्क्रिप्शंस हमको मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इसका यही है कि आर्ट ऑफ राइटिंग इनको पता था। संस्कृत लैंग्वेज जो थी मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी इस एरिया की, ठीक है। बहुत सारे एपिग्राफिक्स मिले, पुराणास और धर्मशास्त्र को फॉलो करते थे, और ये और ऐसा बोला जाता है कि जो भी गंगा में जाके एक डुबकी मारेगा प्रयागराज में जो है, वहाँ पे वो होली प्लेस कंसीडर किया जाता था, और विक्टोरियस किंग जो भी जीतता था किंग, वो प्रयागराज ज़रूर जाता था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा उड़ीसा एंड ईस्टर्न। तो एक बार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले समरी पढ़ते हैं, स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न इंडिया। तो साइंस ऑफ सिविलाइजेशन में सबसे है कि कैसे हमारा रीजन कंसीडर किया जाएगा सिविलाइज। तो पहली चीज़ आर्ट ऑफ राइटिंग उनको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ सिस्टम ऑफ कलेक्शन टैक्सेस और मेंटेनिंग ऑर्डर होना चाहिए। सोशल क्लासेस होनी चाहिए। सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोड्यूसिंग फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि जो भी सोसाइटी है वो एनफ प्रोड्यूस करना चाहिए कि उसके कंज्यूमर्स या फिर उसके प्रोड्यूसर्स दोनों ही खा सके। और ये जनरली वेस्ट बंगाल ईस्टर्न जो एरिया था वहाँ पे बहुत लेट आया, 4th सेंचुरी to 7th सेंचुरी के बीच में आया, जो कि रिमार्केबल था क्योंकि रूरल इकोनॉमी का डिफ्यूजन हुआ, स्टेट सिस्टम फॉर्मेशन हुआ, सोशल क्लासेस डिलेनेट हुई। और ये जो है इंडिकेट किसने किया, गुप्ता अम्पायर के जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले उन्होंने इंडिकेट किया कि बुद्धिस्ट और ब्राह्मण्स और वैष्णविज्म को फ्यूडेटरी जो प्रिंसेस थे वो लैंड ग्रांट करते थे, जिसके कारण एडवांस्ड कल्चर डेवलप हुआ, ठीक है। अब कलिंगा वाला रीजन की अगर बात करें, उड़ीसा एंड सदर्न मध्य प्रदेश, ईस्टर्न कलिंगा, तो कलिंगा वाला रीजन आप देख सकते हैं मैप में ये है। अब कलिंगा और कोस्टल उड़ीसा की अगर बात करें तो जो कि साउथ ऑफ महानदी में है, ये 1st सेंचुरी बीसी में फाउंड किया गया। कौन से किंग ने, खारवेला किंग ने फाउंड किया था। हाथुई गुम्फा इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब कलिंग नगरी जो थी इनकी कैपिटल थी और इनका ट्रेड जो था रोमन एम्पायर के साथ बहुत ज़्यादा था। फिर 4th सेंचुरी में कौशाला और महाकंतारा आए, जिनको कन्क्वेस्ट किसने किया, समुद्रगुप्त ने कन्क्वेस्ट कर लिया, और समुद्रगुप्त का एक वो बन गए कि आप जो है समुद्रगुप्त के अंदर ही रूल करेंगे। फिर 4th to 6th सेंचुरी में बहुत सारे स्टेट्स फॉर्म हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें थे मथारस, वशिष्ठ, नालाज एंड मानास। यहाँ पे आप स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, आई एम सॉरी यहाँ पे गलत हो गई है, ठीक है। इनको पितृ भक्तास भी बोला गया, एरिया जो कि महानदी और कृष्णा के बीच में था। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया महेंद्र भोग, और दंत्या गुभोगा जो है उसमें भी रूल किया। ये जो है अग्रहारास लैंड ग्रांट करते थे रिलीजियस और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो है उनको ब्राह्मण्स को। फिर वशिष्ठ आए जो कि आंध्रा वाले रीजन में थे। नालाज आए जो कि महान कंतारा वाले रीजन में थे। नलाज ने गोल्ड कॉइन इशू किया था जो कि बस्तर रीजन में फाउंड हुए। इवॉल्व इनका कॉइनेज सिस्टम बहुत इवॉल्व था। मानस जो थे वो कोस्टल एरिया
जो नॉर्थ बंगाल का था वहाँ पे थे बियॉन्ड महानदी रिवर, और इनका भी कॉइनेज सिस्टम बहुत इवॉल्व था और इन्होंने कॉपर कॉइन्स इशू किए थे। अब हर स्टेट का खुद का टैक्सेशन, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन, खुद का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। अब फीचर्स की अगर बात करें तो आर्ट ऑफ राइटिंग इनको पता थी, संस्कृत लैंग्वेज स्प्रेड हुआ उड़ीसा में, ठीक है। और संस्कृत जो था वो सिर्फ ब्राह्मणिकल रिलीजन के लिए नहीं इंपॉर्टेंट था बट प्रॉपर्टी लॉज, सोशल लॉज के लिए भी इंपॉर्टेंट था। और गंगा में अगर आप डुबकी लगा रहे हो तो विक्टोरियस किंग जो था वो हमेशा जो भी जीतते थे किंग वो वहाँ पे जाके डुबकी लगाते थे और उसको एज अ होली कंसीडर किया जाता था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट उड़ीसा एंड ईस्टर्न एंड सदर्न मध्य प्रदेश, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कम टू द बंगाल वाला रीजन। बंगाल वाले रीजन की अगर बात करें तो नॉर्थ बंगाल जो कि बोंगरा डिस्ट्रिक्ट है वो हमको अशोका के टाइम के, अशोका में जो राइटिंग्स मिली उससे हमको पता चलता है कि वहाँ पे जो है स्टोर हाउस थे जहाँ पे कॉइन्स रखा जाता था, ग्रेन्स रखा जाता था और बुद्धिस्ट मंक्स को सपोर्ट किया जाता था। पीपल जो थे इस एरिया के प्राकृत लैंग्वेज के बारे में बहुत जानते थे और बुद्धिज़्म को पोजेस करते थे। सिमिलरली एक इंस्क्रिप्शन मिला नौकाली में इन साउथ ईस्ट बंगाल, वो हमको बताते कि पीपल वहाँ के प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी जानते थे इन द 2nd सेंचुरी बीसी। बट बंगाल में ऐसा कोई किंगडम डेवलप हुआ ये हमको ज़्यादा नहीं पता था उस टाइम पे। बट मिडिल ऑफ द 4th सेंचुरी में एक किंग थे जिन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया महाराजा। वो पोखरन वाले रीजन में रूल करते थे, दामोदर इन बंकुर डिस्ट्रिक्ट, और वो संस्कृत के बारे में बहुत अच्छा जानते थे और डिवोटी किसके थे, विष्णु के, और उन्होंने बहुत सारे विलेजेस को ग्रांट भी किया था। फिर एरिया जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के वाले रीजन में आया जो कि बांग्लादेश भी कवर करता है, वहाँ पे संस्कृत एजुकेटेड एरिया था। और फिर उसके बाद 550 AD में कामरूपा एक लोकल वर्चुअल प्रिंसेस थे जिनको समांता महाराजास बोला गया। उन्होंने अपना खुद का इंडिपेंडेंट किंगडम क्रिएट किया और अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें हॉर्सेस, एलिफेंट, फुट सोल्जर्स वगैरह थे और टैक्सेस भी इंक्लूड किया। फिर AD 600 में गौड़ा करके एक रीजन आया जिसमें जिसके रूलर थे शशांक। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टेब्लिश किया जो कि एडवर्सरी थे हर्षा के टाइम पे आए थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये तो हो गया पूरा, हमने वो पढ़ लिया। बट AD 432 से 433 तक हमने बहुत सारे लैंड सेल डॉक्यूमेंट्स देखे कॉपर प्लेट्स में जो रिकॉर्डेड है इन पुंद्रवर्धना भुक्ति में, जो कि रीजन है कहाँ का, नॉर्थ बंगाल और बांग्लादेश का। यहाँ पे लैंड जो है वो परचेस किया जाता था गोल्ड कॉइन्स देके जिसको दिनार्स बोला गया। और जैसे ही लैंड परचेस किया जाता था वो रिलीजियस पर्पसेस के लिए परचेस किया जाता था, उसको डोनेट किया जाता था। और लैंड ट्रांजेक्शन जो था उसमें स्क्राइब्स, मर्चेंट, आर्टिशंस ये सब इन्वॉल्व थे। अब लैंड सेल डॉक्यूमेंट जो था वो सिर्फ ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप से, बट ये भी इंडिकेट कर रहा है कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुआ बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंड जो दिया जाता था वो अनटैक्स था और वहीं से एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हुआ कि कल्टीवेशन जो भी अनकल्टिवेटेड लैंड था वो कल्टीवेशन में आ गया। अब डेल्टाइक पोर्शन जो बंगाल का था और ब्रह्मपुत्र का, उसको समातता नाम से जाना गया जो कि समुद्रगुप्त के अंदर ही था। मतलब समुद्रगुप्त जो है इस एरिया को इसके थ्रू रूल करते थे, ठीक है। अब अगर बात करें तो उन्होंने बहुत गुड नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स 2nd हाफ सेंचुरी में वो किए। फिर 7th सेंचुरी में एक स्टेट खदगाज आया जिसका स्वॉर्ड्समैन मतलब था डक्का एरिया में। फिर एक ब्राह्मण फ्यूडेटरी आए जिनको लोकनाथ बोला गया। फिर उसके बाद रतास आए जो कि कोमिला एरिया में आए, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन्स हमारे डेवलप हुए और यहाँ के जो भी जैसे उड़ीसन्स जो है अग्रहारज लैंड ग्रैंड करते थे, यहाँ पे भी अग्रहारज लैंड ग्रैंड किया जाता था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनी जिसको दंड भुक्ति बोला गया। दंड मतलब होता है पनिशमेंट और भुक्ति मतलब होता है एंजॉयमेंट। ये जनरली ट्राइबल इनहेबिटेंट्स के लिए बना कि जो भी वहाँ के ट्राइबल इनहेबिटेंट्स हैं उनको पनिश और टेमिंग कर सके। फिर एक वर्धमान भुक्ति भी बना जैसे कि दंड भुक्ति था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री यहाँ पे फ्लरिश्ड हुई, ठीक है। सफिशिएंट प्रूफ मिला कि हमारा कोलोनाइजेशन और सिविलाइजेशन जो है इस एरिया में स्टार्ट हो गया है। अब 2 सेंचुरीज़ के अकॉर्डिंग अगर 2 सेंचुरीज़ की अगर बात करें तो और मिडिल 5th सेंचुरीज़ की बात करें तो बहुत मोमेंटियस हिस्ट्री थी बंगाल की। यहाँ पे हाफ डजन स्टेट्स क्रिएट हुए, सम लार्ज और स्मॉल स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंट थे, फ्यूडेटरी स्टेट्स थे, उनकी खुद की आर्मी थी, खुद की इन्फेंट्री, खुद की कैवलरी थी और बहुत सारे वॉर्स भी लड़े, लैंड ग्रांट्स किए ब्राह्मण्स को। और बहुत सारे लैंड ग्रांट्स इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया कि वहाँ पे ऑफिसर्स अपॉइंट करने लगे और उनको अग्रहारिका बोला गया, ठीक है। अब जो भी लैंड गिफ्ट्स किए गए उसके कारण रूरल एक्सपेंशन बहुत हुआ और न्यू राइट्स लैंड के मिले। बट ओवरऑल कंट्रोल की अगर बात करें तो लोकल कम्युनिटी
कम्युनिटीज़ पे ही थी, ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़। जब तक मतलब एक इंडिविजुअल को अगर लैंड ग्रांट किया गया है तो पूरी कम्युनिटी जो है उस लैंड पे भले वो उसके ऑनरशिप में हो, बट लैंड जब वो दूसरे को देगा तो पूरी कम्युनिटी का डिसीजंस फाइनल होगा, ठीक है। तो यही सब इस पैराग्राफ में लिखा है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और धर्मशास्त्र को फॉलो किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बंगाल वाला रीजन, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं बंगाल। 2nd सेंचुरी बीसी में नॉर्थ बंगाल आया। इंस्क्रिप्शन हमको मिले अशोकास के टाइम पे, जहाँ पे सेटलमेंट हमको पता चला कि स्टोर हाउसेस में कॉइन्स रखे जाते, फूड ग्रेन्स रखे जाते थे, बुद्धिस्ट मंक्स को सपोर्ट करते थे, लोकल पीजेंट्स टैक्सेस पे करते थे और गिफ्ट्स देते थे, पीपल को प्राकृत लैंग्वेज के बारे में पता था और बुद्धिज्म पजेस करते थे। बट बिफोर 4th सेंचुरी एडी कोई भी ग्रेटर पार्ट जो था बंगाल का, वहाँ पे कोई भी रूल नहीं था। मिडिल 4th सेंचुरी में क्या आया, एक किंग आए जिनको टाइटल अडॉप्ट किया महाराजा। उन्होंने पोखरन वाले एरिया में रूल किया, उनको संस्कृत के बारे में नॉलेज था और डिवोटी थे वो विष्णु के, और उन्होंने विलेज ग्रांट करना स्टार्ट किया। फिर 550 एडी में कामरूपा एक लोकल वजल प्रिंस थे कॉल्ड समांता महाराजा, जिन्होंने खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएट किया, खुद की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उन्होंने टैक्सेस पे करना स्टार्ट किया, टैक्सेस लेना स्टार्ट किया। फिर AD 600 में गौड़ा करके एक रीजन आया जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे शशांक, वो एडवर्सरी थे हमारे हर्षा के। अब AD 432 से 33 में एक रीजन था बंगाल और बांग्लादेश वाले रीजन, जिसको पुरंद्रवर्धन भुक्ति बोला गया। यहाँ पे बहुत सारे लैंड सेल डॉक्यूमेंट्स आए जो कि कॉपर प्लेट्स में मेंशन है, और लैंड जो था वो गोल्ड कॉइन के थ्रू परचेस किया जाता था, जिसको दिनार्स बोला गया, और इसी के कारण जो है न्यू प्लॉट्स और न्यू लैंड जो है कल्टीवेशन के अंदर आ गया। फिर एक रीजन था समातता, जो कि डेल्टाइक पोर्शन था बंगाल का और बांग्लादेश का, वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए। 7th सेंचुरी में अगर बात करें तो खदगास एक स्टेट आया जो कि सॉर्ट्समैन डका एरिया में, फिर लोकांता और रतास जो थे वो कोमिला एरिया में आया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जो रीजन्स वहाँ पे डेवलप हुए। अब इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर बात करें तो दंड भुक्ति जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी जो बंगाल और उड़ीसा में डेवलप हुई, और ये जनरली पनिशमेंट और टेमिंग के लिए जो भी ट्राइबल पीपल्स थे उनके लिए रखा गया। लैंड ग्रांट्स जो है बुद्धिस्ट और ब्राह्मण्स को दिया गया और ऑफिसर्स को अग्रहारिका बोला गया। इसी के कारण रूरल एक्सपेंशन और न्यू राइट्स क्रिएट हुए लैंड के, और संस्कृत वाज द इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हेयर ऑल्सो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बंगाल वाला रीजन। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द असम वाला रीजन। अब असम में अगर बात करें तो कामरूपा जो कि ब्रह्मपुत्र वाले बेसिन से, ब्रह्मपुत्र रीजन से आइडेंटिकल था, जो ईस्ट से वेस्ट रन कर रहा था 7th सेंचुरी, और ये जनरली हमारा असम वाला एरिया 7th सेंचुरी में ही बहुत ज़्यादा उसमें आया, प्रोमिनेंस में आया, पहले नहीं था। एग्जीक्यूशन बहुत सारी जगह हुए, अंबारी नियर गुवाहाटी, ठीक है, जो कि 4th सेंचुरी में हुए, और उसी सेंचुरी में समुद्रगुप्त ने ट्रिब्यूट रिसीव किया था दवाका और कामरूपा से। दवाका जो थी वो जनरली नौगोंग डिस्ट्रिक्ट के पास थी, और कामरूपा जो थी वो ब्रह्मपुत्र बेसिन में थी, ठीक है। अब अंबारी एक्सकवेशन कहीं ना कहीं सेटलमेंट बताते कि फेयरली डेवलप था 6 to 7 सेंचुरी बीसी में, और ये इंस्क्रिप्शन सपोर्ट करते हैं। बट बिगनिंग जो थी 6th सेंचुरी की, वहाँ से संस्कृत का यूज़ आर्ट ऑफ राइटिंग स्टार्ट की गई। अब कामरूपा एक किंग थे, उन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था वर्माना। वो जनरली नॉर्थ सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया बस के लिए नहीं था, बट ऑल्सो बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, कर्नाटका, तमिलनाडु वाले रीजन के लिए था। उन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन कैसे की, लैंड ग्रांट्स देकर ब्राह्मणास को। इन 7th सेंचुरी भास्कर वर्मन आए थे, वो एक हेड ऑफ द स्टेट बने, जिन्होंने बहुत सारा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है कंट्रोल किया और एरियाज उसके बियॉन्ड भी कंट्रोल किया, और बुद्धिज्म को जो है वो फोर फ्रंट पे लाया, पहले ब्राह्मणिज्म था, ठीक है। और चाइनीज ट्रेवलर थे हुआन सेंग, वो इस स्टेट में विजिट किए थे, ठीक है। तो दैट इज आसाम वाले रीजन में विजिट किए थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो समरी देख लेते हैं आसाम वाले रीजन की। आसाम में अगर बात करें तो इसका राइज जो हुआ था ये जनरली 7th सेंचुरी बीसी में आया, 7th सेंचुरी के टाइम पे हुआ, बट सेटलमेंट जो था अंबारी गुवाहाटी में 4th सेंचुरी में मिला। 4th सेंचुरी में समुद्रगुप्त जो है ट्रिब्यूट रिसीव करते थे फ्रॉम दाबका और कामरूपा। फिर कामरूपा किंग आए, उन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया वर्माना, उन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन की लैंड ग्रांट सिस्टम अडॉप्ट करके। फिर भास्कर वर्मन आए 7th सेंचुरी में, जो कि हेड ऑफ द स्टेट बने, और उन्होंने बुद्धिज्म को फोर फ्रंट में लाया, और उसी के टाइम पे ह्यूआन सेंग जो है एक चाइनीज़ ट्रेवलर विजिट किए थे इस स्टेट में, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेटिव फेज़ में। फॉर्मेटिव फेज़ की अगर बात करें तो ऑल दो डिफरेंट जो ईस्टर्न इंडिया थे उन्होंने डिफरेंट टाइम्स पे प्रोमिनेंस गेन की, बट 4 to 7 सेंचुरी के बीच में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस गेन की। कैसे?
संस्कृत लर्निंग के, वैदिक रिचुअल्स के द्वारा, ब्राह्मणिकल सोशल क्लासेस के द्वारा, स्टेट सिस्टम डेवलप होने के कारण और कल्चरल कॉन्टेक्ट जो था गुप्ता अम्पायर के साथ बहुत ज़्यादा था। अब नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा की बात करें तो वो गुप्ता रूल के अंदर आया। इन अदर एरियाज ऑफ दिस रीजन गुप्ता एसोसिएशन जो था वो गुप्ता इंस्क्रिप्शन से हमको मिला। बंगाल की अगर बात करें तो वो बहुत सारे फ्यूडेटरीज ने फॉर्म किया था जिन्होंने बहुत सारे गुड नंबर ऑफ एलिफेंट्स, हॉर्सेस, बोट्स एट्सेट्रा अपना मिलिट्री कैंप बनाया था। ठीक है, रेगुलर टैक्सेस पे करते थे, लेते थे फ्रॉम द रूरल कम्युनिटीज़। लोकल लार्ज स्केल राइटिंग थी, संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। वर्ना सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, प्रोग्रेस हुई बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज्म की इन द फॉर्म ऑफ शैविज्म एंड वैष्णविज्म एट्सेट्रा। प्राइवेट प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस हुआ और इसी से हमको पता चलता है कि वहाँ की जो इकोनॉमी थी दैट इज़ एडवांस्ड फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी। ठीक है, और ये सपोर्ट किसने किया? आयरन, प्लफशेयर, एग्रीकल्चर, वेट पैडी कल्टिवेशन, नॉलेज ऑफ वेरियस क्राफ्ट। ठीक है, अब नॉर्थ बंगाल की अगर बात करें तो उन्होंने गुड क्वालिटी शुगर केन भी प्रोड्यूस किया बिकॉज वहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो फ्लो होती हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत हुआ, रूरल सेटलमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। अब ये सब तो हुआ बट ये सब क्यों हुआ? बिकॉज उसी टाइम पे जैसे ही ये राइज हो रहे थे इधर के डायनेस्टीज, उसी टाइम पे हमारा जो गुप्ता अम्पायर है वो फॉल हो रहा था। तो हमने बोला था ना राइज ऑफ फ्यूडेटरीज एक कारण था गुप्ता अम्पायर के फॉल होने का। तो यही डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द गुप्ता अम्पायर देयरफॉर कोइंसाइडेड विद कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन आउटलाइंग रीजन्स। ठीक है, तो यही हुआ कि ये सब चीज जो रीजन्स है ये फ्लरिश्ड कब हुए? एग्जिस्टेंस तो था इनका मराठास टाइम पे, मौर्यन टाइम से ही, बट इनका जो फ्लरिशिंग कब हुआ? जब हमारे गुप्ता अम्पायर है, क्योंकि उन्होंने फ्यूडेटरीज के थ्रू ये पूरा रूल किया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एक बार हम देख लेते हैं समरी। तो फॉर्मेटिव फेज की अगर बात करें तो 4th और 7th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस गेन हुआ। वाई? बिकॉज ऑफ राइटिंग, संस्कृत लैंग्वेज, वैदिक रिचुअल्स, ब्राह्मणिकल सोशल क्लासेस, स्टेट सिस्टम स्प्रेड एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट विद गुप्ता पीरियड, गुप्ता एरा। तो ईस्टर्न मध्य प्रदेश, नॉर्थ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हुआ। इन बंगाल अगर बात करें तो बहुत सारे न्यू स्टेट फॉर्म किए गए बाय द फ्यूडेटरीज, रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट करते थे, संस्कृत यूज़ करते थे, वर्ना सिस्टम था, प्रोग्रेस जो था बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज्म में इन द फॉर्म ऑफ शैविज्म एंड वैष्णविज्म, और इसी के कारण एडवांस्ड फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी क्रिएट हुई। और ये हैपन किसके किसके साथ हुआ? जैसे ही हमारा गुप्ता अम्पायर फॉल हुआ उसके साथ हमारे राइज हुए बहुत सारे ईस्टर्न इंडियन के स्टेट। ठीक है, ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई विल स्टार्ट पोस्ट गुप्ता। पोस्ट गुप्ता में हम हर्षास पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।